नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की बात। मैं आपके साथ शोभना यादव। बिहार में दागियों पर दंगल छिड़ा है, लेकिन नीतीश कुमार ने भी संदेश दे दिया है कि वो कोई एक्शन नहीं लेंगे। नीतीश कुमार ने कानून मंत्री कार्तिक सिंह को एक नई जिम्मेदारी दे दी है। कार्तिक सिंह शिवहर जिले के प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं, जबकि जिन लेसी सिंह के खिलाफ नीतीश कुमार की विधायक बीमा भारती ने मोर्चा खोला है, उन लेसी सिंह को मधुबनी का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। चावल घोटाले में फंसे सुधाकर सिंह को दरभंगा का प्रभारी मंत्री बनाकर जिम्मेदारी बढ़ाई गई है। इसका मतलब नीतीश कुमार ने साफ साफ ये संदेश दे दिया है कि उनको जिस तरह से अपनी सरकार को आगे ले जाना है, जिसको जो जिम्मेदारी देनी है वो दे के रहेंगे। प्रकाश का मैं रुख करना चाहूंगी। प्रकाश, जिस तरीके से लेसी सिंह की जिम्मेदारी बढ़ा दी गई है, कार्तिक सिंह को जिम्मेदारी दे दी गई है, शिवहर जिले के प्रभारी मंत्री बना दिए गए हैं, कैसे समझा जाए इसको? नीतीश का रुख साफ है। देखिए, ये जो प्रभारी मंत्री का पद है, ये दरअसल कैबिनेट बनने के बाद कुछ ही दिन के अंदर में सभी जिलों का प्रभार दिया जाता है। ये एक औपचारिक ऐलान है, क्योंकि ये नीतीश सरकार जब आई थी सरकार में 2005 से, तो ये व्यवस्था को ठीक सुचारू रूप से ढंग से शुरू किया गया था। तो इसी के तहत तेजस्वी यादव से लेकर जितने भी मंत्री हैं, उन सभी को जिलों का प्रभार दिया जाता है। लेकिन एक बात जरूर है कि आज जब उनसे पूछा गया नीतीश कुमार से कार्तिक कुमार के बारे में, कानून मंत्री के बारे में, तो उन्होंने कहा कि देख रहे हैं इसमें क्या हो सकता है। हालांकि तेजस्वी यादव ने तुरंत कहा कि अभी कानूनी प्रक्रिया है, देखना होगा उसमें क्या है। उन्होंने ठीक तौर पे पहले तो बचाव किया, लेकिन फिर बाद में बोला कि इसको हम लोग देख रहे हैं। तो पहले जो नीतीश कुमार का स्टैंड था कि पता नहीं है, जानकारी नहीं है, लेकिन आज उन्होंने कहा कि जानकारी है और इसको देखा जा रहा है, दिखवाया जा रहा है। तो जाहिर है कि अचानक किसी पर फैसला लेने से पहले नीतीश कुमार, और ये एक औपचारिकता है जो कि हर औपचारिकता जरूर है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रकाश आप। ये औपचारिकता है और ऐसा होता है, लेकिन उसके बाद भी अगर कार्तिक सिंह को प्रभारी बनाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने ये संदेश दे दिया कि उनको मंत्री पद से नहीं हटाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ेंगे। बिहार में महागठबंधन सरकार को सत्ता में आए 10 दिन भी नहीं हुए, लेकिन कानून व्यवस्था के नाम पर नीतीश सरकार का दम फूलने लगा है। पटना में दिन दहाड़े बीच सड़क पर एक छात्रा को गोली मार दी गई। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। घटना सेपारा इलाके की है। बताया ये जा रहा है कि 16 साल की छात्रा कोचिंग से वापस घर लौट रही थी और वहीं पटना के कंकड़बाग इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने लूटपाट के इरादे से जवान को गोली मार दी। तो दो तस्वीरें कानून व्यवस्था की स्थिति को बयान करती हुई। जवान की मौके पर ही मौत हो गई। जवान गुवाहाटी के लिए राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ने जा रहा था, तो छात्रा कोचिंग से लौट रही थी। महफूज नहीं बेटी। सड़क पर सामान्य आवाजाही है, तभी वीडियो में एक टोपी पहना शख्स हाथ में थैला लिए दिखाई पड़ता है। इस शख्स के चंद कदम पीछे से एक लड़की आ रही है। युवक लड़की को रोककर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की उसे नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ जाती है। लेकिन ठीक 5 सेकंड बाद पहले से घात लगाए बैठा हमलावर छात्रा को पीछे से गर्दन में पिस्टल सटाकर गोली मार देता है। गोली लगते ही छात्रा सड़क पर गिर जाती है और अपराधी भागने में कामयाब रहता है। दिन दहाड़े बीच सड़क की यह घटना पटना के सिपारा इलाके की है। बताया जा रहा है 16 साल की छात्रा कोचिंग से वापस लौट रही थी। अस्पताल में छात्रा की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस इस घटना को प्रेम प्रसंग का एंगल देकर अपराधी को जल्द पकड़ने का दावा कर रही है, लेकिन बिहार की राजधानी में अपराधियों के बुलंद हौसले नीतीश सरकार के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और अब बात करेंगे संदिग्ध बोट की, जिससे आज महाराष्ट्र में हाई अलर्ट जारी हो गया। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में हरिहरेश्वर बीच पर एक संदिग्ध नाव बरामद हुई, जिसमें 3 AK-47 राइफल और 248 कारतूस बरामद किए गए। भरणखोल इलाके में भी दूसरी संदिग्ध बोट बरामद हुई है, जिससे लाइफ जैकेट और कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। 2 संदिग्ध बोट मिलने से आतंकी साजिश की आशंका भी जताई जा रही है। और आगे बढ़ेंगे। कानून व्यवस्था को लेकर गहलोत सरकार के सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। जालौर और जयपुर के बाद अब दिल्ली में गहलोत के खिलाफ माहौल गर्म है। पहले जालौर में अनुसूचित जाति के बच्चे की मौत और अब जयपुर में महिला को जिंदा जलाना। जालौर की घटना को लेकर आज आम आदमी पार्टी और भीम आर्मी ने दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर पर प्रदर्शन किया, तो वहीं एलजेपी के चिराग पासवान ने जालौर में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की।
स्कूल में मटके से पानी पीने पर अनुसूचित जाति के बच्ची की पिटाई से मौत के आरोप को लेकर बवाल मचा हुआ है, जबकि स्थानीय लोग, दूसरे छात्रों और शिक्षक का कहना है कि मृतक छात्र का दूसरे छात्र से किताब को लेकर झगड़ा हो गया था, जिस पर शिक्षक ने दोनों को थप्पड़ लगाए थे। स्कूल में मटके की बात गलत है। जयपुर में आरोप है कि पैसे वापस मांगने पर आरोपियों ने महिला को जिंदा जला दिया। दोनों मुद्दे को लेकर विपक्ष गहलोत सरकार पर हमलावर है। अगली खबर उत्तर प्रदेश से। ईडी ने अब बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसा है। आज मऊ, गाजीपुर और लखनऊ समेत करीब 1 दर्जन जगहों पर छापेमारी की गई। मुख्तार और उनके करीबियों के साथ साथ मुख्तार के भाई सांसद अफजाल अंसारी के घर पर भी छापा पड़ा। दिल्ली में सांसद अफजाल अंसारी के सरकारी आवास पर ईडी की टीम ने जांच की। और इस समय भारत की बात में बड़ी खबर गोरखपुर से आ रही है, जहां माफिया डॉन और पूर्व विधायक राजन तिवारी को 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया है। आज ही राजन तिवारी को उत्तर प्रदेश पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार किया और अब उन्हें 14 दिन की जेल। राजन तिवारी के बारे में खबर मिली थी कि वो नेपाल भागने की फिराक में है, तभी गोरखपुर पुलिस ने बिहार पुलिस की सूचना पर रक्सौल से गिरफ्तार किया, जिसके बाद कोर्ट में पेशी हुई और जेल भेज दिए गए। राजन तिवारी की आज ही बिहार से गिरफ्तारी हुई थी। नेपाल सीमा के पास रक्सौल से ये गिरफ्तारी हुई थी। पुलिस को डर था कि ये नेपाल भाग सकते हैं, इसीलिए बिहार पुलिस की सूचना दी गई और इनको गिरफ्तार किया गया। और बड़ी खबर आपको एक और बता दें, कांग्रेस का कार्यक्रम टल गया है। महंगाई के खिलाफ 28 अगस्त की रैली अब 4 सितंबर को होगी। पहले 28 अगस्त को रैली का आह्वान किया गया था, महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल, लेकिन अब ये रैली 4 सितंबर को होगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच रोहिंग्या के मुद्दे पर जंग जारी है। आम आदमी पार्टी के वार के बाद आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पलटवार किया और साफ किया कि केंद्र सरकार सभी घुसपैठियों को वापस भेजेगी। साथ ही अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा। गृह मंत्रालय ने बड़ा स्पष्ट करके कहा है कि रोहिंग्या घुसपैठियों को, जो पहले की स्थिति थी वैसे ही, उनको ना यहाँ का नागरिक माना जाएगा, उनको वापस भेजा जाएगा। विदेश मंत्रालय के साथ बातचीत करके लगातार काम जारी है। और एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं, सदन में भी कहा, बाहर भी कहा है, और जो गृह मंत्रालय ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा, आखिरी स्टेटमेंट वही है। जो रोहिंग्यास यहाँ पर रहते हैं, इलीगल माइग्रेंट हैं, घुसपैठिए हैं, इन घुसपैठियों को उनके ही पार्टी के विधायक मुख्यमंत्री जी की शह पर पानी भी देते हैं, बिजली भी देते हैं, राशन भी देते हैं, मुफ्त में देते हैं। और अब उनको फ्लैट भी मुफ्त में देने चली थी दिल्ली की केजरीवाल सरकार। मुफ्त की रेवड़ियां बांटने से वो बाज नहीं आते, और अब रोहिंग्या घुसपैठियों को भी मुफ्त में फ्लैट देने चले थे। ये अपने आप में दिखाता है कि ये झूठे भी हैं और अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने के लिए भी अरविंद केजरीवाल जी और उनकी सरकार पीछे नहीं है। और भारत की बात में अगली खबर का रुख करेंगे। कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव की हालत नाजुक बनी हुई है। दिल्ली के एम्स में भर्ती राजू श्रीवास्तव वेंटिलेटर पर है। 9 दिन से उन्हें होश नहीं आया है। डॉक्टर्स ने कहा है कि राजू की हालत पहले से गंभीर हुई है। राजू के तमाम रिश्तेदार लखनऊ, कानपुर और मुंबई से एम्स पहुंचने लगे हैं। तो बड़ी खबर इस समय की, जाने माने कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की स्थिति जो है स्वास्थ्य की, वो दिन ब दिन बिगड़ रही है। अखिलेश यादव ने विवादित बयान दे दिया है। उत्तर प्रदेश चुनाव के 6 महीने बाद अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को बेईमान कहा है। पीटीआई को दिए इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव, लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की हार के लिए चुनाव आयोग की बेईमानी जिम्मेदार है। तो यूपी चुनाव नतीजों को लेकर बड़ा बयान अखिलेश यादव का। और बिहार की अगर बात करें तो बिहार में नीतीश सरकार सवालों के घेरे में है। 3 मंत्रियों पर आरोप लगे हैं। आज हम नीतीश के दागियों की कुंडली खोलेंगे। जेल से बाहर आनंद मोहन का आनंद, मंत्री कार्तिक कुमार वांटेड, लेसी के खिलाफ बीमा की बगावत, कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का चावल कांड। बिहार में महागठबंधन की सरकार बने 10 दिन हुए हैं और रोज एक के बाद एक विवादों की फाइल खुल रही है। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त 4 तस्वीरें हैं और ये वो चारों विवाद हैं जिसको लेकर सरकार सवालों के घेरे में है। डीएम के हत्यारे आनंद मोहन के कांड की फाइलें बंद भी नहीं हुई थी कि 3 मंत्रियों के खिलाफ आरोपों ने नीतीश कुमार की नींद उड़ाकर रख दी है।
किडनैपिंग केस में फरार चल रहे मंत्री कार्तिक कुमार को बर्खास्त करने की मांग हो रही है, तो जेडीयू की विधायक बीमा भारती ने अपनी ही पार्टी की मंत्री लेसी सिंह पर हत्या का आरोप लगाकर सनसनी मचा दी है। तीसरे मंत्री सुधाकर सिंह, जो कि कृषि मंत्री बनाए गए हैं, उनके खिलाफ चावल घोटाले की पुरानी फाइल खुली है। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी को बर्खास्त करना चाहिए और नीतीश कुमार जी अगर अक्षम महसूस कर रहे हैं, बेबस महसूस कर रहे हैं आरजेडी के सामने, तो इसका मतलब यह है कि नीतीश कुमार जी ने अपने इज्जत की पगड़ी तेजस्वी यादव के चरणों में रख दी है। नीतीश सरकार में खाद्य मंत्री बनी लेसी सिंह पिछले साल उस वक्त विवादों में आई थी जब उन पर जिला परिषद के पूर्व सदस्य रिंटू सिंह की हत्या का आरोप लगा था। बाकायदा तब चीख कर रिंटू सिंह की पत्नी अनुलिका ने लेसी सिंह का नाम लिया था। आप तो डर के ऐसा काम कर दे, आपको डर लगा तभी ना आप ऐसा काम करवाए। लेसी सिंह करवाई है ये काम, अपने भतीजे से लेसी सिंह से करवाई है। घटना पिछले साल नवंबर महीने की है। रिंटू सिंह की हत्या के बाद पूर्णिया सुलग उठा था। तब विपक्ष के नेता रहे तेजस्वी यादव ने लेसी और नीतीश पर सवाल उठाए थे। जब खुल करके जो उनके परिजन हैं साफ तौर पे ये कह रही है कि इसमें लेसी सिंह का कराया गया है, जो कि मंत्री उनके भतीजे का किया हुआ है। अब बताएं नीतीश कुमार जी, टाइम फ्रेम एक तय करें कि इनकी जो चहेती मंत्री हैं इनको हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे। आरोपों पर लेसी सिंह ने तब सफाई देते हुए हर तरह की जांच का सामना करने की बात कही थी। एफआईआर में मेरा नाम जो दिया गया है कि साजिश रचने का जो आरोप लगाया गया है, तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं तो वहाँ 21 वर्ष से गांव में नहीं रह रही हूँ। मेरा वहाँ घर भी नहीं है। गांव की राजनीति से मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, न इस घटना में मेरी कोई संलिप्तता है। ये तो एफआईआर में नाम दिया गया है और पुलिस जांच कर रही है। जो भी लोग दोषी होंगे पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। लेसी सिंह पर अंगुली ऐसे ही नहीं उठी। उनके भतीजे आशीष और अठिया को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। जब यह हत्याकांड हुआ तब लेसी सिंह को लेडी डॉन कहा जाने लगा था। अब यही बात जेडीयू की विधायक बीमा भारती कह रही है तो बवाल मचा हुआ है। अगर कोई बयान देता है तो पार्टी की तरफ से खूब बढ़िया से पहले तो समझाया जाएगा और पूछताछ किया जाएगा। अगर किसी को इधर उधर का मन है तो अपना सोचे। नीतीश कुमार ने बागी तेवर दिखाने वाली बीमा भारती को सख्त संदेश देते हुए साफ साफ कह दिया कि कहीं जाना है तो जाए, क्योंकि जो आरोप लगाए हैं वो सही नहीं है। बीमा भारती ने कल ही एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू में खाद्य मंत्री लेसी सिंह पर हत्या और वसूली का आरोप लगाते हुए बर्खास्त करने की मांग की थी। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी को कहते हैं कि जल्द से जल्द उनको जो है ना रिजाइन करवाइए। हम जदयू के विधायक के पद से हम रिजाइन देने के लिए तैयार हैं। जहाँ नहीं उनको रिजाइन करेगा तो हम दे देंगे रिजाइन। बीमा भारती पूर्णिया की रुपोली सीट से विधायक है। नीतीश कुमार ने साल 2014 में बीमा भारती को जीतन राम मांझी सरकार में मंत्री बनाया था। तब वो शपथ पत्र सही से पढ़ नहीं पाई थी। बीमा भारती से नाराज नीतीश कुमार ने आज इसका जिक्र भी किया। जब वो पढ़ नहीं पा रही थी तब भी उसको पढ़ाई वढ़ाई सब सिखवाया। बिहार की अति पिछड़ा कल्याण मंत्री रह चुकी बीमा भारती के पति अवधेश मंडल पर हत्या, फिरौती समेत कई मामले दर्ज हैं। बीमा भारती के पति की गिनती सीमांचल के कुख्यात बदमाशों में होती है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये चावल से भरे ट्रकों का वीडियो है और इसी चावल के घोटाले का आरोप है बिहार के नए कृषि मंत्री बने सुधाकर सिंह पर। घोटाले की गवाही देता है ये सरकारी दस्तावेज। बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन का ये वो दस्तावेज है जिसमें मौजूदा कृषि मंत्री की 2 राइस मिलों का जिक्र है। पहला है सोन वैली और दूसरा है सुधाकर राइस। आरोपों के मुताबिक साल 2011-12 में मंत्री सुधाकर सिंह की इन दोनों मिलों ने, जो कि बिहार के कैमूर में है, उसने सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया। इस दस्तावेज के मुताबिक सोन वैली मिल पर 4 करोड़ 11 लाख का बकाया है, जबकि सुधाकर राइस पर 59 लाख का। ये बकाया तब है जब दोनों राइस मिलों ने 61 लाख जमा कर रखा है। ये पूरा खेल जानिए। कैमूर जिले में 68 मिलों पर गबन का केस है।
सरकारी खजाने का 76 करोड़ इन पर बकाया है। इनमें से 2 मिलें सुधाकर की हैं, जिन पर 4 करोड़ 70 लाख बाकी हैं। मिल मालिक एसएफसी से धान लेते हैं और बदले में चावल लौटाते हैं। इन मिल मालिकों ने धान लेने के बाद सरकार को चावल नहीं दिए। नीतीश कुमार की सरकार ने जांच के आदेश दिए तो रिकवरी शुरू हुई और मामला कोर्ट पहुंच गया। सुधाकर सिंह मानते हैं कि वो कानून की नजर में दागी हैं। भारतीय कानून के हिसाब से हम दागी हैं, लेकिन हम सजायाफ्ता नहीं हैं। हम इस कुर्सी पर आए हैं, जिस दिन सजा होगी, न्यायपालिका का जो निर्णय होगा, हम उसका स्वागत करेंगे और हम उस दिन अपने पद को त्याग देंगे। बड़ी बात यह है कि इस तरह का रैकेट बिहार के कई जिलों में चल रहा था, जिसकी जांच एजेंसियां कर रही हैं। माना जाता है कि बिहार का चावल घोटाला पशुपालन घोटाले की तर्ज पर किया गया है। और अब भारत की बात में वक्त हो गया है स्पेशल सेगमेंट का। कल भारत की बात में हमने आपको दिखाया था कि कैसे मध्य प्रदेश में भीषण बारिश के बाद जल प्रलय जैसे हालात पैदा हो गए थे। अब खबर यह है कि 2 दिन तक मध्य प्रदेश में भारी तबाही मचाने के बाद बादलों ने अपनी दिशा को बदल दिया है। ये देश के मध्य हिस्से से पूरब और पश्चिम दोनों तरफ बढ़ चले हैं। पूरब से लेकर पश्चिम तक बादल ऐसा तांडव मचा रहे हैं कि जहां 10 सालों से बाढ़ नहीं आई थी वहां तबाही मची हुई है, और जहां बारिश होनी चाहिए थी वहां फसलें बारिश के इंतजार में सूख रही हैं। देश की दोनों दिशाओं में एबीपी न्यूज के रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं ताकि देश को तबाही की सही तस्वीर दिखा सके और सही हालात बता सके। उड़ीसा की सबसे महत्वपूर्ण नदी महानदी नदी, जहां पर इस समय जल प्रवाह इतना ज्यादा बढ़ गया है कि 10 से ज्यादा जिले इस समय जलमग्न हैं। मैं हूं कटक जिले में स्थित इस नदी के उस पुल पर, सुवर्णपुर पुल पर, जहां से इस समय जल प्रवाह देखते ही बनता है। इंद्रावती नदी पूरे उफान पर होने की वजह से अब बैक वाटर से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में तस्वीरें बयां कर रही है कि किस प्रकार से लोग यहाँ पर पिछले 3 दिन से फंसे हुए होने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। ये नज़ारा देख सकते हो, ये खाड़ीपुर का नज़ारा है और 7 फुट जितना पानी नज़र आ रहा है। देश में पूरब से लेकर पश्चिम दिशा तक बाढ़ का प्रचंड प्रहार है। गुजरात के सूरत से लेकर ओडिशा तक मचा हाहाकार है। जल कर्फ्यू के बीच फंसी जनता दिख रही लाचार है और बाढ़ के पानी में डूबे शहर पूछ रहे हैं कि कहां हमारी सरकार है। टीवी स्क्रीन पर मौजूद ये 2 तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि बाढ़ ने हिंदुस्तान की 2 दिशाओं में तबाही मचा दी है। न पूरब बाढ़ की मार से बचा है और न ही पश्चिम। देश की दोनों दिशाओं में हालात क्या हैं, ये एबीपी न्यूज आपको बताएगा और शुरुआत गुजरात के शहर सूरत से करते हैं। ये गुजरात की डायमंड सिटी सूरत है, जिसकी शक्ल बारिश ने बिगाड़ दी है। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों को देखिए। बड़े बड़े ट्रक पानी के बीच से इस तरह से निकल रहे हैं मानो नदी में नाव चल रही हो। ध्यान से देखिए इन तस्वीरों को, ये किसी झुग्गी बस्ती की तस्वीरें नहीं हैं। मुख्य सड़क का हिस्सा है जहां पूरा बस स्टैंड डूबा हुआ है।
थोड़ा और बारीकी से देखेंगे तो कमर तक पानी में डूबे ये लोग दिखाई देंगे, जो इस बात की गवाही है कि सड़क पर पानी कितना ज्यादा है। मुख्य सड़क के बाद कैमरा मुड़ता है तो ऐसा लगता है मानो शहर ने बाढ़ के पानी के आगे घुटने टेक दिए हैं। कार से लेकर मकान तक पानी के बीच समाधि लिए दिखाई दे रहे हैं। पानी सिर्फ घरों के बाहर नहीं है, जिन इमारतों की दहलीज तक पानी आप देख रहे हैं, इनमें से कई घर ऐसे हैं जिनके भीतर पानी प्रवेश कर चुका है। गुजरात का औद्योगिक शहर कहे जाने वाले सूरत के सिर्फ एक इलाके का हाल ऐसा नहीं है। अगली तस्वीर देखिए। सिर्फ छत भर बाकी रह गई है, जबकि पूरा मंदिर बाढ़ के पानी में समा चुका है। तस्वीरों में हरे भरे लॉन के साथ मौजूद ये शानदार मकान बता रहे हैं कि ये सूरत का पॉश इलाका है, लेकिन बाढ़ के पानी ने किसी को नहीं बख्शा है। आसमान से सूरत का हाल आपने बहुत देख लिया। अब आपको आसमान से नीचे जमीन पर यानी ग्राउंड जीरो पर ले चलते हैं, जहां एबीपी न्यूज संवाददाता धनराज वागले रेस्क्यू बोट पर सवार होकर उस इलाके में पहुंचे हैं जहां लोग पिछले 2 दिनों से फंसे हुए हैं। संवाददाता धनराज वागले जिस हिस्से में मौजूद हैं, वहां 5 से लेकर 7 फीट तक पानी भरा हुआ है। फायर की टीम है, मशक्कत कर रही है। देख सकते हो आप, यहाँ पर फायर ब्रिगेड का जवान है, वो तैर कर आ रहा है, क्योंकि पूरा एक आदमी डूब जाए इस प्रकार की यहाँ पर पानी भरा हुआ। 7 फुट से अधिक पानी है वो यहाँ पर भरा पड़ा हुआ है। लोग मदद के इंतजार में अपनी अपनी बालकनी में मौजूद हैं और पानी के कम होने का इंतजार कर रहे हैं। गुजरात के सूरत में खाड़ीपुर का कहर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें सीधी देख सकते हो आप, सूरत के पर्वत पाटिया इलाके में आए गीता नगर का इलाके का नज़ारा है, जहां पर हर कोई दुकान है, वाहन है, लग्जरी बस है या फिर बाइक हो या 4 व्हील हो, यहाँ पर पानी के डुबाव में जा चुके हैं। इस प्रकार की तस्वीरें आप देख सकते हो। सूरत के अलग अलग इलाकों में खाड़ीपुर का कहर देखने को मिल रहा है। ऐसे में तस्वीरें बयां कर रही है। आप देख सकते हो कई लोग जो है इस तरह से एक इंतजार कर रहे हैं कि कब ये पानी निकले और कब वे घर से निकलकर नौकरी धंधा के लिए जा सके। कितने दिन से फंसे हुए हैं आप लोग? इलाके का हाल कितना खराब है ये तो आपने देख लिया, लेकिन आप ये जानकर और ज्यादा हैरान रह जाएंगे कि ये बारिश का पानी नहीं है, बल्कि ये पानी खाड़ी का है। यानी एक तरह से बड़ा सा नाला जिसके अंदर गटर का पानी जाता है, लेकिन मूसलाधार बारिश के बाद उस गटर का पानी ओवरफ्लो होकर इस इलाके में घुस चुका है। भारी बारिश भी फिलहाल शुरू हो चुकी है और इस भारी बारिश में आप तस्वीरें देख सकते हो इस प्रकार की नजर आ रही है। निचले इलाके में इस प्रकार से पानी भरा पड़ा है और ये जो पानी है कोई बारिश का पानी नहीं, लेकिन खाड़ी का पानी है, गटर का पानी है, जो सूरत जिले के वालक और बारडोली इलाके में जिस प्रकार से जो खाड़ी का पानी है वो मीठी खाड़ी के अंदर आ रहा है और मीठी खाड़ी के अंदर ये पानी आने की वजह से 2 खाड़ियों का पानी मिश्रित हो चुका है, जिसकी वजह से जहां देखो वहां यहाँ पर जल भराव की तस्वीरें हैं। वो इलाके से पानी निकालने के लिए सूरत नगर निगम के इंतजाम तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लोगों की शिकायत है कि उनकी परेशानियों पर विराम लगने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा।
कितनी दूर से आते हैं, पानी में जो साइकिल लेकर के कितनी मुसीबत से यहाँ ड्यूटी करने आते हैं, ये तो हमको ही मालूम है। ये जब से बारिश चालू हुआ है, जब से सभी पानी निकल जाता था, लेकिन खाड़ी जो है पानी नहीं ले रहा है। इसके लिए पानी यहाँ आज कल से जो है यहाँ जमा हो गया है। इससे यहाँ के रहवासियों को बहुत दिक्कत हो रहा है साहब जो है। अब देश के पश्चिम हिस्से में बाढ़ से मची तबाही देखने के बाद आपको सूरत से 1557 किलोमीटर दूर हिंदुस्तान की पूरब दिशा में ओडिशा के कटक ले चलते हैं, जहां पूरे 10 साल बाद बाढ़ रौद्र रूप दिखा रही है। टीवी स्क्रीन पर गुजरी हर तस्वीर इस बात की गवाह है कि ओडिशा पर इस वक्त क्या गुजर रही है। गांव के गांव डूब चुके हैं। बाढ़ ने अपने पैर इस तरह से पसारे हैं कि ओडिशा की 4.5 लाख से ज्यादा आबादी प्रभावित हुई है। करीब 60,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। लेकिन हालात अभी इतने खराब हैं कि अभी हजारों लाखों लोगों को मुसीबत में मदद का इंतजार है। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल ओडिशा में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है ताकि तबाही की हर तस्वीर देश को दिखा सके। उड़ीसा की महानदी नदी, ये वो नदी है जिसने पूरे उड़ीसा के 10 से ज्यादा जिलों में तबाही मचा दी है। अधिकतर इलाकों में ये नदी जल स्तर यानी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सिर्फ यही नहीं, मैं इस समय हूं कटक के सुवर्णपुर ब्रिज पर। इस ब्रिज की लंबाई करीब 2.5 किलोमीटर है, लेकिन ये अथाह पानी की तस्वीरें आपको बता देंगी कि तबाही का मंजर किस तरह से है। दरअसल कटक के साथ पुरी और आसपास के सारे जिलों में इस समय बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। पिछले 10 वर्षों में ऐसा नहीं हुआ है जब इतनी बुरी तरह बाढ़ की स्थिति उड़ीसा ने देखी हो। 10 साल बाद इतनी भयानक बाढ़ ने ओडिशा में दस्तक दी है। हालात पहले ही खराब है और ज्यादा चिंता की बात इसलिए है क्योंकि गुरुवार को मौसम विभाग ने ओडिशा के 30 में से 20 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है, जबकि शुक्रवार को 17 जिलों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। मतलब ये कि आधे ओडिशा पर बारिश 2 दिन तक कहर बनकर बरसने वाली है। चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी और तबाही की ये तस्वीरें। दरअसल मैं हूं इस समय उड़ीसा के कटक जिले के बांकी ब्लॉक में और यहां पर नदी का नजारा आपको देखने को मिल रहा है कि क्या है स्थिति वर्तमान में। ये एक सड़क है, लेकिन सड़क अब नजर नहीं आ रही है और पास ही में जो गांव है वो पूरी तरह से डूब चुका है, यानी कि चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ इसमें पानी भर गया है। महानदी नदी बाईं तरफ वहां दूर तक होती है, लेकिन पानी का प्रवाह इतनी तेज और इतना ज्यादा हो गया है और जल स्तर बढ़ने की वजह से ये पूरा इलाका इस समय जलमग्न है। वर्तमान में करीब 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं और करीब 25,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन के खेत की फसल पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इस समय क्या स्थिति है और कैसे अब पानी से पूरा इलाका कट गया है? पूरा इलाका एकदम चारों तरफ पानी है। अगस्त 15 के करीब रात 10 बजे से वो मेन रोड से कट गया है गाँव का, तो यहाँ लोग बहुत परेशान में है और राशन पानी कुछ भी नहीं है। प्रशासन की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं है। नाम क्या है गांव का? कितने लोग रहते हैं? गांव में 1200 लोग रहते हैं। गांव का नाम है कोईमुंडी। कोईमुंडी गांव, जिसका नाम स्थानीय लोग ले रहे हैं, वो तो सिर्फ एक गांव है, जबकि बाढ़ में फंसे ऐसे 1700 से ज्यादा गांव हैं जहां मदद पहुंचाई जानी है, जहां तक आने जाने के तमाम रास्ते खत्म हो चुके हैं। इस वक्त मनोज्ञा लोईवाल जहां खड़ी है वो कोई खेत नहीं है बल्कि सड़क है, जिसका नामो निशान फिलहाल खत्म हो चुका है। संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल अब तक गांव के भीतर नहीं गई थी। इसके बाद वो नाव पर सवार होकर उन गांव तक पहुंची जो बाढ़ में समा चुके हैं। हम जिस इलाके से गुजर रहे हैं वो खेत है, लेकिन इस समय पूरी तरह से नदी में तब्दील हो चुका है। अंदाजा लगा सकते हैं आप कि यहाँ से जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ आपको खेत खलिहान, लेकिन अब
तब्दील हो चुके हैं नदी में दिखाई देंगे। इस नाव के जरिए रास्ता बनाना पड़ रहा है, ये ध्यान में रखते हुए कि जिन पेड़ों के बीच से आप गुजरेंगे उसी पेड़ों के बीच से यहाँ से सड़क गई है और अब इस सड़क का रास्ता लेकर गांव तक जाने की कोशिश की जा रही है। कई लोग हैं जिनका घर है, गांव है, अभी गांव से आना जाना कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? जी मैम, हम सब तो बोट में आया हूँ ना, मैं मेडिकल केस में आया हूँ अभी। हमें यहाँ से 4-5 दिन हो गया, मतलब बारिश के बारे में मतलब जितना पेड़ है ना सब तो खत्म, मतलब पानी में घिर चुके हैं, 4-5 दिन हो गया। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर उड़ीसा का एक गांव है जो बाढ़ की विभीषिका की पूरी कहानी बयां कर रहा है। पानी की टंकी में पानी नहीं है, गांव में बिजली नहीं है, रास्ते खत्म हो चुके हैं और घरों में राशन नहीं है। कहते हैं अपनी जिंदगी में मकान और उसकी छत की कीमत बहुत अधिक होती है, लेकिन उसकी कीमत तब कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है जब छत ही मकान में तब्दील हो जाए। दरअसल मैं हूँ इस समय कटक के उन सारे इलाकों में जो जलमग्न हैं। इसी इलाके में चसाहारा गांव है ये, जो पूरी तरह से टापू में तब्दील हो चुका है और चारों ओर सिर्फ और सिर्फ पानी है। यहाँ के रिहायशी इलाकों की तस्वीर आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से लोगों को अपनी छतों पर बैठने पर मजबूर होना पड़ रहा है। सिर्फ एक छत नहीं है, आपको आसपास की जितनी छत दिख जाएंगी उन सब पर अधिकतर पे लोग या तो अपना खाने का सामान रखे हुए हैं या फिर कुर्सियाँ लगाकर वहीं पर गुजर बसर कर रहे हैं। सामने ही पानी की टंकी है, लेकिन पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि सप्लाई नहीं हो पा रहा है, बिजली कटी हुई है अधिकतर इलाकों में। अब आप ही कल्पना कीजिए, अगर अभी ये हालात हैं तो शुक्रवार तक भारी बारिश के बाद ओडिशा के इन हिस्सों की तस्वीर कितनी भयानक होगी। पिछले कुछ वर्षों में उड़ीसा ने रिलीफ मटेरियल और रिलीफ और डिजास्टर मैनेजमेंट में महारत हासिल कर ली है। दरअसल बार बार चक्रवाती तूफान की वजह से इस इलाके में पिछड़ापन बहुत रहा है, जिसकी वजह से राज्य सरकार ने अपने आप को अपग्रेड भी किया। लेकिन इस तरह की तबाही के लिए एक बार फिर नई चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं। सवाल उठते हैं कि जिस तरह से पानी छोड़ा गया और अब इन इलाकों में जलमग्न होकर खेत खलिहान घर द्वार सब बर्बाद हो गया है, तो क्या सरकार इसके लिए तैयार थी या अभी और तैयारी करना बाकी है? तो जैसा कि आपने देखा, ओडिशा में बारिश ने बुरा हाल कर रखा है, लेकिन अभी इससे राहत मिलती हुई दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, क्योंकि मौसम विभाग ने कल ओडिशा के 17 जिलों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले 24 घंटे ओडिशा पर भारी है। एबीपी न्यूज ग्राउंड पर मौजूद है। मुसीबत की पूरी रिपोर्ट हम देश तक सबसे पहले पहुंचाएंगे, ये हमारा वादा है। फिलहाल इतना ही। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।